हेलो। तो लास्ट लेक्चर जब मैंने ये छोड़ा था तब मैंने ये कहा था सबसे डेंजर है। और आपको लगा होगा कि ये क्या सर, आपने तो वहीं क्लास छोड़ दी। पर मैंने कहा था ना कि मैं ये लेट नाइट शूट करता हूँ तो टाइम का पता ही नहीं रहता। जब ये क्वेश्चन आया और टाइम देखा तो पता चला ओहो बहुत लेट हो गया इसीलिए छोड़ा था। बाकी सस्पेंस पिक्चर जैसा रखना नहीं था मुझे। अब इन विच ऑफ द मॉलिक्यूल द बॉन्ड एंगल आर लॉन्गर। अब क्या है पता है कि इन चारों में से बॉन्ड एंगल किसका लॉन्गर होगा। अब मुझे पता है अगर हम अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो आप लोग आंसर कौन सा सिलेक्ट करोगे पता है, डी। क्योंकि थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हो कि एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे आओ तो एटम की साइज इंक्रीज होगी। तो आप सोचोगे कि साइज इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एंगल भी तो इंक्रीज होगा, ऑफ कोर्स होगा। बट यहाँ है ना ट्विस्ट है, ये लोग इतना आसान और इतना अच्छा एक्सेप्शन केस ना हो ऐसा ना पूछे तो फिर ये एग्ज़ाम काम की ही नहीं। तो कोई भी पास कर ले। अब देखो, इसमें ये आंसर गलत है अगर आप चूज़ कर रहे हो तो, जो ऐसे ही मतलब गोली चला रहे हो तो। इसका रियल आंसर क्या है पता है, NH3। अब इसका मैं आंसर दे दूँ क्यों ऐसा। अब देखिए, ऑफ कोर्स नाइट्रोजन की साइज़ छोटी है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो नाइट्रोजन की ग्रेटर देन Sb। ओके। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो होगा क्या कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ वो क्या होगा, मोर अट्रैक्टेड टॉवर्ड्स नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसे अपनी तरफ खींचेगा। तो नाइट्रोजन इसे अपनी तरफ खींचेगा तो होगा क्या कि ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के करीब जाएंगे तीनों के तीनों। तो होगा क्या कि ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, आप ही सोचो कि नाइट्रोजन की साइज छोटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो सब बॉन्ड को ऊपर की तरफ खींचेंगे। ऊपर की तरफ खींचेंगे तब होगा क्या कि ये जो हाइड्रोजन इतनी दूरी पर एक दूसरे से जो डिस्टेंस बनाए हुए हैं, ओके, इतनी डिस्टेंस बनाए हुए हैं, अगर ये नाइट्रोजन इसे अपनी तरफ खींच ले और आप सोचो कि ये करीब आ जाए, ओके, तो इन दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तीसरा हाइड्रोजन उनके बीच में भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच के रिपल्सन बढ़ जाएगा। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का रिपल्सन बढ़ जाएगा तो होगा क्या कि ये लोग एक दूसरे से हम जो सोच रहे थे उससे ज़्यादा डिस्टेंस पर चले जाएंगे और इसीलिए बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगी। इसकी साइज़ बड़ी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी छोटी है, कम है सॉरी। तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में इतना रिपल्सन नहीं होगा, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर हो गए। पर यहाँ तो बॉन्ड एंगल ही छोटे हो गए तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस, सॉरी रिपल्सन नहीं कहेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस कहेंगे। तो ये क्या होगा, एंगल बढ़ जाएगा। इसीलिए आंसर क्या आएगा, NH3। ये एक्सेप्शन केसेस है, ये वही पूछते हैं, ये इतना आसान नहीं पूछते। तो फिर इस एग्ज़ाम का मतलब ही क्या है। आप लोग सोच लो कि इसमें साइज़ बढ़ रही है तो इसका एंगल सबसे बड़ा होगा, नहीं। इसकी साइज़ छोटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड को ज़्यादा ज़ोर से खींच के रखा होगा। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा और स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण क्या होगा, सब एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। और एक दूसरे से दूर चले जाएंगे तो बॉन्ड एंगल जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, चलिए। कॉम्प्लेक्स Na Na3 6Cl2 कंटेन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ये भी एक्सेप्शन केस। इसमें आप आंसर क्या लिखोगे पता है, ज़ीरो। अगर जिसे एक मेथड पता है, एक मेथड से इसकी हाइब्रिडाइजेशन, इसकी जियोमेट्री, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम निकाल सकते हैं। देखो मैं आपको पढ़ाता हूँ। अब देखो आपको क्या दिया है, Na Na3 6Cl2, इसमें निकल सेंट्रल एटम है। निकल की जो Z है वो क्या होगी, तो 28। तो इसकी फॉर्मूला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन 4s2 3d8। ओके। अब इसके अंदर अगर आप Na की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, एमोनिया 0 और क्लोरीन -1, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो Na प्लस 4 टाइम अमोनिया 0 प्लस 2 टाइम क्लोरीन मतलब -1 इज इक्वल टू 0। तो Na की ऑक्सीडेशन नंबर हमें क्या मिलेगी, +2 मिलेगी। तो इसका मतलब Na+2 है और Na+2 है तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव हो गए, मैंने कहा था 4s वाले पहले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d8 4s0। तो 3d8, ये 3D में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8,
4s के अंदर 0, अब इसमें नहीं है। इसके बाद होगी क्या होगी, 4p होगी, वो भी 0 क्योंकि है ही नहीं। अब देखिए, आपने कहीं ना कहीं रूल पढ़ा होगा, आधी जानकारी ली होगी, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। इसमें आपने एक रूल पढ़ा होगा कि EN इथिलीन डाइएमाइन, CO कार्बोनाइल, CN-1 साइनाइड एंड अमोनिया NH3, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। और ये जब आए तब पेयरिंग करनी है। पेयरिंग करनी है मतलब क्या, ये वाला इलेक्ट्रॉन सिंगल है, वो इसे यहाँ जंप करवा के पेयरिंग करो। अगर आपने पेयरिंग की तो 3D वैकेंट हो जाएगी, फिर उसके बाद आपके 6 Ni की आप डोनेशन शुरू करोगे, पर वो रॉन्ग है, ये एक्सेप्शन केस है। याद रखना, Ni2+ की पोजीशन में, Ni2+ की पोजीशन में NH3 जो लिगेंड है, NH3 जो लिगेंड है, इसे आपको वीक फील्ड लिगेंड कंसीडर करना है। Ni2+ की कंडीशन में अमोनिया को वीक फील्ड लिगेंड कंसीडर करना है। हाँ, इसकी जगह CO2+ होता, Fe2+ होता और कोई भी होता, ओके, Mn2+ होता, तो उनको स्ट्रॉन्ग कंसीडर करो। पर Ni+2 की पोजीशन में अमोनिया को वीक फील्ड लिगेंड कंसीडर करना है। और अगर वीक फील्ड लिगेंड कंसीडर करना है तो यहाँ पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी तो अमोनिया की डोनेशन कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगी। एक यहाँ NH3, एक यहाँ, दूसरा, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, अभी 2 बचे ना, वो कहाँ जाएंगे, इसके पास 4D होगी उसके अंदर, 1 2 3 4 5, तो एक यहाँ और एक यहाँ। तो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई, तो sp3d2, ये हाइब्रिडाइजेशन होगी, ये हाइब्रिडाइजेशन होगी। ओके, तो हमें तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालना था, पर मैंने बता दिया कि ये एक्सेप्शन केस है, इसे रूल से जाओगे तो नहीं चलेगा, ये अलग है। तो इसके अंदर पूछा था कि कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देखिए आप कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2। और आप क्या सिलेक्ट करते पता है, 0। क्यों, क्योंकि इसकी पेयरिंग करवाते। क्यों, क्योंकि आपने कहीं पढ़ा होगा कि ये 4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो हमें पेयरिंग करनी है। पर Ni+2 की पोजीशन में एमोनिया को वीक फील्ड लिगेंड कंसीडर करना है, इसीलिए ऐसे क्लास की ज़रूरत है। द Zn2+ कंपाउंड्स आर जनरली, अब ये कौन सा होगा, इसे कलर क्या होगा। अब देखो, पहले तो आपको ये कह दूँ कि ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज मतलब, ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज मतलब 3D फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज, 4D सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज, 5D थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज, इनके जो कंपाउंड्स है वो हमें कलर्ड कंपाउंड देते हैं। पर इसका रीज़न पता है, ये कलर कब देंगे, ये कलर तभी देंगे जबकि इसकी d ऑर्बिटल व्हेन d orbital is not completed, मतलब वो completely 10 इलेक्ट्रॉन से भरी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ट्रांजिशन मेटल के नाम ट्रांजिशन क्यों आया, ट्रांजिशन मेटल का नाम ट्रांजिशन इसलिए आया है कि हुआ क्या है कि इसके अंदर सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, जब इसको हम विजिबल लाइट देंगे तब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके एक्साइटेड स्टेट में यहाँ चला जाएगा और फिर वापस एक्साइटेड स्टेट से वापस जब इसमें आएगा ग्राउंड स्टेट में, तब जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी उतनी रिलीज़ करेगा। रिलीज़ करेगा तो होगा क्या कि ये जो आँखों में कलर जाता है वो कलर हमें दिखता है। अब यहाँ क्या किया, पूछा है किसके बारे में, Zn2+। अब आपको Zn मतलब जिंक, इसकी Z = 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गॉन 4s2 3d10, मतलब इसकी d ऑर्बिटल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। ओके, क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। ओके, अब देखो यहाँ हमें क्या दिया है, Zn2। इसका मतलब ये कह रहे हैं Zn+2, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। तो 2 कहाँ से लूज हो गए, ये वाले ही जाएंगे। अगर ये चले गए तो Zn+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गॉन 3d10 4s0। तो अब देखो इसकी d ऑर्बिटल वैकेंट थोड़ी ना है, कंप्लीटली फिल्ड है। ये कलर कब देगा, ये कलर कब देगा, जब लेस देन 10 इलेक्ट्रॉन्स इसकी d ऑर्बिटल में होंगे तब। अब Zn हो या Zn+2 हो, d ऑर्बिटल में तो 10 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वो कभी कलर नहीं देगा। और आपने प्रैक्टिकल किए होगे तो उसमें भी देखना कि जिंक वाले जितने भी कंपाउंड है वो कलरलेस होगा, मतलब वाइट कलर के कंपाउंड आपको दिखेंगे। इसके ऊपर से एक और सीख लेना, ये क्वेश्चन 3D के ऊपर से जिंक के बारे में पूछा है। सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज 4D है, इसमें कैडमियम और 5D मतलब थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज में मर्क्यूरी Hg। ये पूछ चुके हैं Zn+2 का कलर कैसा होगा। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ये पूछे कि Cd2+ कंपाउंड का कलर कैसा होगा, या तो Hg2+ के कलर का कंपाउंड कैसा होगा। ये जो है ना जिंक, इसमें कैडमियम और इसमें मर्क्यूरी, ये तीनों के तीनों जो है ना, वो जब एटम है तब भी d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है, और +2 में जाए तब भी 10 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये हुआ जिंक का कंपाउंड हो, कैडमियम का कंपाउंड हो या मर्क्यूरी का कंपाउंड हो, कभी भी आपको कलर नहीं देगा, कलरलेस ही होगा, ये देख लेना। ओके, चलो, द पोजीशन ऑफ लॉन पेयर इन ClF3। पहले तो आपको स्टेरिक नंबर निकालना आना चाहिए। स्टेरिक नंबर के हिसाब से अगर आप ClF3 अगर आप स्टेरिक नंबर निकालो तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके पास फ्लोरीन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्लोरीन के पास कितनी लोन पेयर बचेगी, 2 लोन पेयर बचेगी, है ना। और अगर आप स्टेरिक नंबर निकालना जानते हो तो 2 लोन पेयर प्लस 3 सिग्मा बॉन्ड्स, तो मिलेगा नंबर कौन सा आपको, 5। और 5 मतलब क्या, TBP, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। और इसमें मैंने शायद एक बार करवा दिया था कि जब ट्राइगोनल बाईपिरामिडल हो तब आपको याद रखना है कि जो लॉन पेयर होगी उसे ऑलवेज आपको कहाँ रखना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखना है। और जो एक्सियल है वहाँ आपको बॉन्ड पेयर रखनी है, शायद मैंने ऐसा पढ़ाया है। क्यों, क्योंकि मैंने ये भी कह दिया था शायद कि इक्वेटोरियल बॉन्ड है, इसके अंदर S कैरेक्टर जो है वो S कैरेक्टर ग्रेटर है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और रिपल्सन कम होगा क्योंकि बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से अवे होगा। तो इसीलिए ClF3 के जो लॉन पेयर है, 2 लॉन पेयर, वो दोनों लॉन पेयर कहाँ होगी, तो वो दोनों लॉन पेयर जो होगी वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर होगी। ओके, इक्वेटोरियल 2 ही होते हैं, 3 होते हैं, पर एक में सिग्मा बॉन्ड और बाकी के 2 लॉन पेयर। और इसका जियोमेट्री मैंने कहा था TBP, और इसका शेप मैंने कहा था T। खोल के देख लो आप। द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ Mn सेंटर इन MnCO10। पहले तो आपको Mn2CO10 इसकी जो स्ट्रक्चर है वो पता होनी चाहिए, नहीं पता तो साथ में वो भी पढ़ा दूँ। देखो, एक Mn और ये दूसरा Mn, और इसके साथ कितने कार्बोनिल ग्रुप है, तो टोटल 10 है। तो दोनों को 5-5 डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और एक बॉन्ड इन दोनों के बीच में भी है, Mn। अब जो Mn है उसको आपको पता होगा कि Z = 25 है, तो ये है आर्गॉन 4s2 3d5 4p0 4d0, ऐसा है इसका स्ट्रक्चर। ओके, तो 3D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है,
5, 1 2 3 4 5। 4s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है? 2। 4p के अंदर कितने हैं? 0। और 4d के अंदर कितने हैं? तो एक भी नहीं, मतलब 0। अब यहाँ आपको क्या सीखना है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करवाएगा, पर पेयरिंग होती कैसी है, इसमें थोड़ी अलग सी पेयरिंग है। इसमें आप समझ रहे हो इतना इजीली इसमें पेयरिंग नहीं है। ओके, आपने जिस तरह इसको समझा होगा उस तरह इसकी पेयरिंग नहीं है। अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आके पेयरिंग करेगा। मैं अलग से ड्रॉ कर दूँ। अब देखिए इसके अंदर क्या कह रहा हूँ मैं कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला यहाँ पेयरिंग करेगा। ओके, ये वाला जो है वो यहाँ पेयरिंग करेगा। ओके, अब ये सिंगल है, अब ये सिंगल है, तब क्या होगा, इसमें से एक ही आएगा पेयरिंग करेगा, मतलब एक इसमें यहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि ये कूद के यहाँ आ जाएगा, ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर इसको आप यहाँ सपोर्ट करोगे तो एक Mn के साथ 5 CO है, एक Mn के साथ 5 CO है, और वो जब पैर इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे तो वैकेंट होगी, वहाँ से शुरू करेंगे। अगर आपने सोचा कि इसको मैं यहाँ ले लूँ तो D कितनी मिलेगी अवेलेबल? 1। और हाइब्रिडाइजेशन DsP3D ऐसा नहीं होता। तो ये क्या होता है, डोनेशन कुछ अलग तरीके से होता है इसके अंदर। देखिए एक जो CO है वो यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दूसरी यहाँ डोनेट करेगा, तीसरी यहाँ डोनेट करेगा, चौथी यहाँ डोनेट करेगा, पांचवी यहाँ डोनेट करेगा। हो गई 5। तो हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या दिखाना है? हाइब्रिडाइजेशन आपको दिखाना है D2sp3। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब अच्छे से सुनो, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे, पूछा एक ही है, मैं पढ़ा बहुत रहा हूँ। अब देखो यहाँ आपको एक चीज़ सीखनी है, वो क्या कि मैंने क्या कहा कि MnCO के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होगा, मतलब CO ने ही दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाए होंगे 5। तो देखो 1 2 3 4 5 और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन CO के हैं। अब एक Mn दूसरे Mn के साथ भी तो बॉन्ड बना रहा है बेटा, है ना? तो वो कैसे बना रहा है? एक Mn जो है, इस एक Mn की 4s ऑर्बिटल का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो, और दूसरे Mn की 4s ऑर्बिटल का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो, ये दोनों पेयरिंग करके ये वाला बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। और इसीलिए इसकी जो पूरी हाइब्रिडाइजेशन है वो D2sp3, मतलब 6 बॉन्ड बनने चाहिए, तो 5 ये और 1 ये। तो इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है, आज तक नहीं पूछा है, कि Mn के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म है वो किस तरह हुआ है। तो दोनों की 4s ऑर्बिटल के अनपेड इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है। तो इसका मतलब इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? D2sp3। ओके, कैसा लगा ये, है ना? अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन ऑन रिस्पॉन्सिबल फॉर जियोमेट्री ऑफ BF3 पढ़ा दिया है मैंने, शायद उसमें भी पढ़ाया था। sp2 बोरोन जो है Z इज इक्वल टू 5 1s2 2s2 2p1। तो होगा क्या, हमने क्या कहा था, एक इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला ये जंप करके यहाँ आएगा, है ना? तो एक s और 2p, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। द मॉलिक्यूलर जियोमेट्री ऑफ IF7 इज, याद करो ये भी शायद मैंने उसमें पढ़ा दिया है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। खोलो मेरी नोट खोलो तो आपको पता चलेगा। ओके, ये जो मैंने करवा दिया है ना, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन लिखनी है तो लिख लेना sp3d3 sp3 आओ 5 मिनट sp3d3, ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। और इसकी जो जियोमेट्री है वो क्या होगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और इसके याद रखना कि I जो है वो आपकी सेंट्रल एटम है, सेंट्रल
एटम है और F सराउंडेड एटम है। ओके, और इसके बारे में आई थिंक सो वी टॉक्ड 2 टाइप्स ऑफ जियोमेट्री अवेलेबल, जो ऑप्शन है उस तरह जाएंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय बोरोन। अब बोरोन जो है वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? तो पहले तो एक बात कर दूं कि बोरोन है क्या। तो बोरोन जो है वो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, और सिर्फ बोरोन नहीं, सेकेंड पीरियड एलिमेंट जितने भी है, ग्रुप नंबर 13 टू 17, यहाँ तक कोई भी जाओ, ये सब मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं। मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 4। और वजह इसकी लिख लेना, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल इज नॉट अवेलेबल। जितने भी सेकेंड पीरियड एलिमेंट है उनके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, और डी ऑर्बिटल नहीं है तो इसके पास कौन सी ऑर्बिटल है? NS और NP। ये दोनों मिलके मैक्सिमम कितनी ऑर्बिट्स बनाएंगे? 4, क्योंकि 3 P की तरफ से, एक S की तरफ से, तो टोटल ऑर्बिट कितनी हो गई? 4। और इसीलिए ये लोग मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं और 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते। ओके, ये याद रखना। मैं एग्जांपल दूँ, सबसे इजी आपको जो पता है वो NH3, ये जो है 3 बॉन्ड बनाए NH, फिर ये एक H+ के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में NH4+ बना सकता है। आपने कभी NH5 नहीं देखा होगा, मीथेन CH4 नहीं होगा। तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट जितने भी है मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं बना सकते। द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन K4FeCN6, K4FeCN6 में कौन कौन से बॉन्ड है? अब देखिए, पहले तो मैं इसकी बात करूं तो इसकी आयोनाइजेशन से हमें K+ और FeCN6-4 ये मिलेगा। ओके, तो ये मैंने क्या किया? ये मैंने किया आयोनाइजेशन, और आयोनाइजेशन किया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच का जो ये बॉन्ड है वो आयोनिक बॉन्ड है। जब आयोनिक बॉन्ड होगा तभी आयोनाइजेशन पॉसिबल है, तो ये आयोनाइजेशन है एक। अब इसकी बात करें, FeCN6-4, थोड़ा तो मैंने पढ़ाया है, ये क्या है? तो ये सेंट्रल एटम या तो आयन होता है एंटिटी के अंदर। याद करो, ये क्या है? ये है लिगेंड, और मैंने क्या कहा था? लिगेंड क्या है? लिगेंड लुईस बेस है, जो क्या करेंगे? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो जब ये सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे तब ये कौन सा बॉन्ड होगा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड? क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए? CN ने दिए। Fe ने एक भी नहीं लिया, न शेयर किया। तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। ओके, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, अब आ जाते हैं CN। अब जो CN है, C�BN, ये हालांकि माइनस है। ओके, इसके अंदर जो ये बॉन्ड आपको दिख रहे हैं ना, वो कोवेलेंट बॉन्ड है। क्यों कोवेलेंट बॉन्ड है? क्योंकि C और N, कार्बन और नाइट्रोजन ने एक दूसरे के साथ शेयरिंग करके ये बॉन्ड फॉर्म किया है। दोनों ने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, इक्वली शेयरिंग की है, इसीलिए ये कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन के अंदर एक तो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ना? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ये वाला कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाता है। तो तीनों बॉन्ड अवेलेबल है। तो आयोनिक कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब आंसर क्या होगा? C। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
KCl डिजोल्व्स इन वाटर बिकॉज, अब KCl वाटर में क्यों डिजोल्व होगा? अब पहली बात तो सिंपल समझ लो कि K प्लस और Cl माइनस इनके बीच में जो बॉन्ड है वो आयोनिक बॉन्ड है, और आयोनिक बॉन्ड जो होगा वो वाटर में डिजोल्व होगा। पर यहाँ जो क्वेश्चन दिए है इसके हिसाब से आप पहला ऑप्शन पहले सिलेक्ट करते कि भाई इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ पोटेशियम, और आपने कहीं ऐसा पढ़ा होगा ऑल सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्यूबल, तो आप पहले ही इसको ए सिलेक्ट कर दोगे और आपको लगेगा कि आप राइट हो। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखना, जब चार ऑप्शन हो ना तब मोस्ट अप्रोप्रिएट को ज़्यादा करेक्ट माना जाता है। सॉल्ट, ऑल सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्यूबल, जितने भी सॉल्ट आपने क्रिस्टलाइन कंपाउंड वाटर सॉल्यूबल है, मैं एग्री करूँगा। बट आपको ये सोचना चाहिए कि ये जो सॉल्ट्स हैं ये वाटर में सॉल्यूबल हुआ क्यों? क्यों ये वाटर में सॉल्यूबल हुआ? तो वो वाटर में इसलिए सॉल्यूबल होते हैं कि जो वाटर है इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है। तो ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस है। अब होगा क्या? इसमें ये होगा बेटा कि ये जो पार्शियली नेगेटिव चार्ज या तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, वो ये K प्लस को अट्रैक्ट करके अपनी तरफ खींचते हैं, और ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले हाइड्रोजन हैं वो इस Cl माइनस को अट्रैक्ट करके अपनी तरफ खींचते हैं। तो हुआ क्या कि K प्लस और Cl माइनस के बीच में जो आयोनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था उसको इस सॉल्वेंट ने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। मतलब सॉल्वेंट के साथ इसकी क्या हुई? रिएक्शन हुई, सॉल्वेशन हुआ। तो ये जो है ना, इट्स आयंस आर इजीली सॉल्वेटेड, मतलब सॉल्वेंट ने इस आयन को अपनी तरफ खींचा। हुआ क्या, होता क्या है कि जो ये K प्लस है ना, वो K प्लस इस तरह वाटर से गिर जाएंगे, इस वाटर से ऐसे गिर जाएंगे। नेगेटिव चार्ज ने उसको कैद में कर लिया। उसी तरह जो Cl माइनस है इसे भी ये लोग ऐसे कैद में कर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज से, तो इसे सॉल्वेशन कहते हैं। तो ये जो है वो ये है। हालांकि आपको लगेगा ये भी तो करेक्ट है, इलेक्ट्रोवेलेंट आयोनिक बॉन्ड रिएक्ट विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, पर वो फिजिकल है, केमिकल नहीं है, तो सॉल्वेशन होगा। द